हिंदुस्तान के इतिहास में राज और राजवंशों के बहुत बड़े इतिहास आपको पढ़ने में आएंगे, लेकिन एक नाम जो बहुत बड़ा निकल के आता है और जिसको लगभग 900 साल बीतने के बाद में भी आज भी हिंदुस्तान की दुनिया बच्चे बूढ़े याद करते हैं, वो नाम है पृथ्वीराज चौहान। 1166 में 1166 ईस्वी में पैदाइश और 1192 बहुत कम पीरियड के अंदर शहादत हो जाती है और उस राजा को 900 साल बाद हिंदुस्तान याद रखता है, तो उसकी कुछ तो खास बात रही होगी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की हार के पीछे या उसकी शहादत के पीछे क्या उनकी कमजोरी थी? नहीं सर, उनकी कमजोरी या उनकी वीकनेस जो बना वो उनका साथी बना, जो था जयचंद। तो देश जो होता है वो शिकार अपनी ताकत से ज्यादा होता है अपने ही लोगों का, क्योंकि आस्तीन के सांप की कहावत आपने सुनी होगी। तो इस देश में भी जयचंदों की कमी नहीं रही। आज एक खबर जो निकल करके आई उससे मैं मजबूर हो गया कि इंडियन इश्यूज पे मैं जनरली बोलता ही नहीं हूं, हम फॉरेन इश्यूज पे, एक्सटर्नल इश्यूज पे बात करते हैं, लेकिन आज साहब बात करने का मन हुआ है। पूरा सुनिएगा चर्चा क्या है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये तस्वीरें आपको 2008 की मैं दिखाना चाह रहा हूं। उस छवि में थोड़ा चलते हैं, फिर पूरा बैकग्राउंड क्लियर करेंगे। यहां पे आप मैडम सोनिया गांधी को देख रहे हैं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, इसके उनके इस तरफ आप देखेंगे ये है पी चिदम्बरम जो कि पूर्व गृह मंत्री, उस समय पे जो बाद में गृह मंत्री बने ये शिवराज पाटिल हैं जो कि गृह मंत्री थे और इनके इस्तीफे के बाद में वो गृह मंत्री बन गए थे इस देश के। यहां पे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी बाद में राष्ट्रपति हुए, लेकिन जिस समय की तस्वीर है या जिस समय की हम चर्चा करेंगे उस समय ये विदेश मंत्री हुआ करते थे। और ए के एंटनी ये इस समय के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। बात मैं कर रहा हूं 2008 की। ये 2008 का वो कालखंड था जिस समय 26/11 इस हिंदुस्तान में होता है और इस 26/11 के अंदर ये सारी की सारी एक अजीब सी खिचड़ी पकती है। देश एक इतनी बड़ी घटना का शिकार हो जाता है और उसके बाद में एक सवाल जिंदा रह गया, आखिर में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब क्यों नहीं दिया? क्या हमारी सेना सक्षम नहीं थी? क्या हम इतने मजबूर थे या कोई एक्सटर्नल पावर था? बहुत सारे देखो पक्ष विपक्ष के आरोप तो चल रहे थे, लेकिन अब हुआ क्या है, पी चिदम्बरम साहब का एक इंटरव्यू जो है वो काफी वायरल हो रहा है और उस इंटरव्यू में जो इन्होंने अपने मन की बात कह दी, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि व्यक्ति जब उस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे लगता है कि उसे पाने के लिए कुछ शेष नहीं बचा, तो वो सच बोलना शुरू करता है। और यहां पे एक बहुत ही जबरदस्त सच पी चिदम्बरम साहब के मुंह से निकल के आया, जिसमें उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि भैया हमने पाकिस्तान को जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि बाहरी दबाव हम पे था। अब जब बाहरी दबाव की बात आती है तो एक घटना पिछली जो रिसेंट कुछ दिनों पहले हुई, जो बात होती है ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सीज फायर के बाद में डोनाल्ड ट्रंप के वो ट्वीट और फिर हिंदुस्तान के विपक्ष का घमासान, सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने की साहब आपने अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया या आपने अपने निजी निर्णय से सीज फायर किया, तो वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष को आमने सामने लाके खड़ा कर दिए। लेकिन इस खबर ने एक नया ही परत निकाल के रख दी और उसका एनालिसिस हम आपके सामने आज करेंगे। तो मेरे ख्याल में सारी घटना क्लियर है। ये वो 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 का दिन था जब पाकिस्तान से आतंकवादी समुद्र के रास्ते से मुंबई के अंदर एंटर होते हैं। अब आप सोचिए कि हमारी समुद्री सीमाएं उस समय कितनी सिक्योर रही होंगी कि हमारे ये इस देश के अंदर ये आतंकवादी एंट्री लिए। आतंकवादियों ने बहुत सारे पॉइंट चुने, लेकिन जो एक ऐसी तस्वीर जो कि उसका मिसाल बन गई या उसकी एक पहचान बन गई, वो ताज होटल का वो अटैक है और निकलता हुआ ये धुआं है। इस पूरे मामले में आप देखेंगे तो 175 लोग जान गंवाते हैं। इसके अंदर हमारे पुलिस के जवान, हमारी आर्मी और हमारे एनएसजी के कमांडोज भी शहीद होते हैं। सारे आतंकवादी मार गिराए गए। एक जो था वो कसाब पकड़ा गया जिंदा, जिसको फांसी हो गई। अब इस मसले के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ये वो शहादत जिन लोगों ने दी है, उनके यहां पे हम भी उनको नमन करते हैं। अब आपको ये तस्वीर याद होगी जब एनएसजी ने ऑपरेशन अपने हाथ में लिया था। आप घोर आश्चर्य देखिए सर, देश की सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को या ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए एनएसजी वेल ट्रेंड होती है। एनएसजी के पास वेल इक्विप्ड मतलब पूरा पोटेंशियल है, लेकिन उस समय पे सिर्फ मानेसर के पॉइंट पे ही एनएसजी की अवेलेबिलिटी थी, यानी उन्हीं पे वहीं पे सेंटर था, तो वहां से उनको पहुंचने में समय लगा, फिर ऑपरेशंस की छूट लेने में, इजाजत लेने में टाइम लगा। बाद में तो चीजें और भी सेंटर स्टैब्लिश हुए। खैर, अब वो समय सर बड़ा विकट समय इस देश के लिए था, जो हम इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर पे, इवन एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हम पे बहुत हावी हुआ करते थे। अब यहां पे साहब बात सुनिए, ये खबर क्या आती है, पी चिदम्बरम 26/11 एडमिशन क्या बोला, यूएस सेड डोंट स्टार्ट ए वॉर। उस समय के गृह मंत्री का बयान है।
वो बोलते हैं कि अमेरिका ने कहा कि साहब आप युद्ध मत करिए। अब अमेरिका 2008 में कह रहा है आप युद्ध मत करिए, और उसकी बात को हमारे देश की सरकार ने मान लिया। तो क्यों मान लिया? और आज जब हमारी सरकार खुद कह रही है कि हमने सीज फायर पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे किया है, हमारी सेना कह रही है, उस बात को देश के अंदर इस तरह से प्रचारित किया गया कि देश की सरकार ने तो देश की अस्मिता को ही गिरवी रख दिया हो। जैसे हम कहीं पक्ष और विपक्ष के समर्थन में नहीं है, सिर्फ मूल मुद्दा राष्ट्र हित का, इसलिए बात कर रहे हैं। गंभीरता से सुने और समझें आप। यहां पर उनकी न्यूज ये कह दे, चिदम्बरम बोलते हैं मैं मुंबई हमले का बदला लेना चाहता था, यानी एज ए होम मिनिस्टर चिदम्बरम वाज विलिंग टू कि भैया अटैक होना चाहिए, हम हमला करेंगे। चिदम्बरम के शब्द हैं मनमोहन सरकार पर अमेरिकी दबाव था इसलिए पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की गई। अब आप ये चीज देखिए कि जो देश में हमला हुआ, उस हमले से देश की अस्मिता टूटी, और एक वो दौर चला था जब आए दिन हम बम ब्लास्ट की खबरें सुना करते थे कि भाई यहां पे हमला हुआ है, यहां पे अटैक हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी में यहां थ्रेट है, जयपुर हो, लखनऊ हो, कौन सी जगह बची थी, कौन सा राज्य बचा था। लेकिन मुंबई के इस अटैक ने तो एक, जिसको कहते हैं इंतहा, बहुत बड़े लेवल पे इस देश को झकझोरा था। इस खबर को पूरा पढ़िए तो सर आपको कुछ तकलीफ निश्चित होगी। मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने खुलासा किया कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद उनके मन में भी बदला लेने का विचार आया था, लेकिन उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के 17 साल बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री का एक चैनल मंगलवार को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला अंतरराष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख के कारण लिया गया। यहां पे दो बातें समझ लें सर। अंतरराष्ट्रीय दबाव की बात जब आएगी तो वहां पे सीधा सीधा हम यूएस को दिखेंगे। ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ अमेरिका का नाम लिया, इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया लगी हुई थी कि हमें रोक दिया जाए। और जब हम इंडिया की सरकार की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। अब मनमोहन सिंह के पैरेलल अगर मैं एक नाम और लिखूं, सोनिया गांधी, तो मिसेस सोनिया गांधी का नाम लिखना यह गलत नहीं होगा, क्योंकि सत्ता के बराबर के दो केंद्र यहां बने हुए थे, या हम कहें तो बड़ा केंद्र सोनिया गांधी ही थी। इसके बाद में अगर तीसरा पॉइंट देखा जाए फॉरेन मिनिस्ट्री, तो फॉरेन मिनिस्ट्री कौन किसके पास थी? प्रणब मुखर्जी के पास में। तो कुल मिलाकर के सोनिया गांधी और प्रणब मुखर्जी का यह डिसीजन विदेशी ताकतों के दबाव में लिया गया और देश की सेनाओं के आत्मबल को तो नष्ट कर दिया गया। सेनाएं क्या सोचे, दुनिया में क्या मैसेज गया कि हिंदुस्तान के पास में वो बल नहीं है। तो वही बात जो पृथ्वीराज चौहान के लिए हमने कही कि पृथ्वीराज चौहान अपने पराक्रम के कमी की वजह से थोड़ी हारे। 4 बांध 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान अहमद चूके चौहान। नहीं सर, बल तो भरपूर था। तो आज भी उदाहरण पृथ्वीराज चौहान का जब दिया जाता है तो जयचंद याद आते हैं, तो यहां पे भी जयचंद हमें याद आ रहे हैं। अब जबकि घर से ही बात निकल करके आई है, जो निर्णय ले रहे थे वही आज अपने बयान खोल के रख रहे हैं। यहां पे सर देखिए, तो कुल मिलाकर के यूएसए ये हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी पनौती रहा है। मेरे शब्दों के लिए माफी यदि कोई अमेरिकी प्रेमी मेरी बात को सुन रहा है। हमने इंटरनेशनल मैटर्स पे बोला हो या तो नेशनल लेवल, नेशनल इशू के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। यूएसए ने हिंदुस्तान को सिवाय नुकसान, घाटे, बेइज्जती, दबाव, तनाव के क्या दिया है, आप हमें बताइए। जिस समय पे 2008 की हम ये बात कर रहे हैं और उस समय पे अगर दबाव हम पे आता है तो इस दबाव को क्या कहा जाएगा? क्या भारत अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र था? क्योंकि जब हम अपनी प्रेम्बल पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर एक वर्ड आता है सॉवरेन, संप्रभु। तो संप्रभुता के दो ही मायने हैं कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, वो आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन के लिए फ्री होते हैं। तो ये हमारा इंटरनल डिसीजन भी था, वो हमारा एक्सटर्नल डिसीजन भी होता है। यदि हम अटैक करते तो हमारी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया यूएस के दबाव में। और यूएस के दबाव में चिदम्बरम क्यों बोल गए, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि क्या चिदम्बरम खुद होम मिनिस्टर नहीं थे? अब इन्होंने जो एक रास्ता निकाला, वो रास्ता देखिए सर क्या है, जिसके पीछे इनको बल मिल गया बोलने का। इनका बयान ये दिया गया, मेरे काम संभालने के 2-3 दिन बाद, क्योंकि 30 तारीख को देखिएगा सर, 26/11 को अटैक होता है, 30/11 को 30 नवंबर के आसपास में इनका इस्तीफा होता है। और उसके बाद में पूर्व जो विदेश मंत्री, मतलब इनके पहले जो मंत्री थे विदेश मंत्री, माफ कीजिएगा विदेश मंत्री बोल रहा हूं, गृह मंत्री शिवराज पाटिल इस दिन इस्तीफा देते हैं और इसी दिन से ये पी चिदम्बरम अपनी पोस्ट संभालते हैं। तो कुल मिलाकर के जब अटैक हुआ
तो शिवराज पाटिल वॉज द होम मिनिस्टर, और उसके इस्तीफा देने के बाद में जो अगले होम मिनिस्टर बने वो बने कौन? पी चिदम्बरम। इसलिए थोड़ा जोश में कह पा रहे हैं, अपनी बात को समझिएगा सर। मेरे काम संभालने के 2-3 दिन बाद कॉन्डोलीजा राइस, ये कॉन्डोलीजा राइस अमेरिका की उस समय की विदेश मंत्री थी, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी, मुझसे और तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने आई। उन्होंने कहा कि कृपया रिएक्ट ना करें, ठीक है। अब इस प्लीज में कितना प्लीजनेस रही होगी, इस कृपया में कितना कृपया वाला भाव रहा होगा, वो तो समझ ही सकते हैं। मैंने कहा कि यह एक ऐसा निर्णय है जो सरकार लेगी, लेकिन मेरे मन में बदले की कार्रवाई का विचार आया था। तो आपके मन में बदले की कार्रवाई का विचार आया था तो 17 साल बाद आपने क्यों कहा? यदि इस समय पे आपको लग रहा था कि देश की अस्मिता से खिलवाड़ हो रहा है तो आपने सरकार क्यों नहीं छोड़ी? आपने उस समय पे विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि सर, बेईमानी के अवसर के अभाव में ईमानदार बनना बड़ा सरल होता है। बेईमानी का अवसर हो और आप ईमानदार बने तो सर आपको वाहवाही और आपको शाबाशी के पात्र बनते हैं। जब आपके पास, आपको पता है कि क्या आपका वर्तमान में राजनीतिक करियर किस दिशा में है, कार्ति चिदम्बरम अपने आगे बढ़ चुके हैं, अब इनको पता भी हमें और राजनीतिक संन्यास की तरफ जाना है, तो होता ना कि सर अब अंत के पहले सब चीजें सच बोल दी जाएं। तो आज आप बोल रहे हैं, लेकिन धन्यवाद इस बारे में है कि चलो कम से कम दुनिया को, हमें समझ में तो आया कि चूक कहां हुई थी। तो कुल मिलाकर के कॉन्डोलीजा राइस जो आप यहां मोहतरमा को देख रहे हैं, ये इस अटैक के बाद में हिंदुस्तान में आती हैं और प्राइम मिनिस्टर से मिलती हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ में मुलाकात, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात मतलब सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात और उसके साथ साथ में प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात, जो कि उस समय के विदेश मंत्री थे। तो यहां पे जब चर्चा के लिए होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम आते हैं प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए कि सर क्या करना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर उन्हें बताते हैं कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन दिस। ये बात पी चिदम्बरम ने कही है कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसका मतलब विदेश मंत्रालय और हम में सहमति यह है कि हम पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेंगे, पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं करेंगे, हम उस पर अटैक नहीं करने वाले। तो यहां पे तकलीफ पी चिदम्बरम को हुई होगी। तो यहां पे आप देखिए चिदम्बरम आगे क्या कहते हैं, पूरी दुनिया हमें रोकने में लगी थी। यानी पॉलिटिकल प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया पे कितना हुआ करता होगा, वो सोचने वाली बात है। चिदम्बरम ने न्यूज चैनल को बताया पूरी दुनिया का दबाव था, हमें युद्ध नहीं करने के लिए समझाया जा रहा था। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री दिल्ली आई, जिनके बारे में हमने बात की, उन्होंने कहा कृपया एक्शन नहीं लीजिएगा, कोई आधिकारिक राज उजागर किए बिना मैं मानता हूं कि मेरे मन में प्रतिशोध की भावना आई थी, मैंने जवाबी कार्रवाई पर पीएम और अन्य जिम्मेदार लोग कौन हो सकते हैं? मैडम सोनिया हो सकती हैं, आपके विदेश मंत्री हो सकते हैं जो कि प्रणब मुखर्जी थे, अन्य जिम्मेदार लोगों से चर्चा की। पीएम ने तो इस पर चर्चा हमले के दौरान ही कर ली थी, यानी मेरे को पोजीशन में आने से पहले विदेश मंत्रालय का मानना था कि सीधा हमला नहीं करना चाहिए। इसके बाद सरकार ने कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। तो अगर कार्रवाई हो जाती तो हिंदुस्तान को क्या घाटा होता? कुछ घाटा विशेष होता। जो अगर लगता था कांग्रेस को कि भैया हमारा वोट बैंक जो है वो खतरे में आ जाएगा, तो वोट बैंक तो खतरे में आ ही गया। 2009 का इलेक्शन आप जीते हैं, 2009 के बाद में 2014 के बाद की स्थितियां तो हर दिन की डाउन है। बिकॉज कहते हैं काठ की हांडी सिर्फ एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। देश की अस्मिता का सौदा हुआ सर वोट के पीछे, क्योंकि सरकार का कोई भी निर्णय यदि देश के पक्ष में होता तो जवाब की कार्रवाई क्यों नहीं दी जाती सर? उसका कोई रीजन नहीं बनता ना। इतने 175 लोग हमारे शहीद हो गए सर, 175 देश के अंदर घुस के वो हमला करके चले गए और हमको जवाब ना दिए, ये थोड़ा सा दुख का विषय है। बात ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर के पहले हमने पाकिस्तान को कई बार मुंह तोड़ दिया है, फिर वो चाहे एयर स्ट्राइक हो, बालाकोट वाला मामला हो, हमने सर्जिकल स्ट्राइक वहां की। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर में यानी पहलगाम के अंदर आतंकवादी घुसते इस देश के अंदर और हमारे निर्दोष लोगों की जानें चली गई, उसके बाद में सरकार ने कठोरतम निर्णय लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो कि आज भी जारी है, जिसकी हर दिन एक मुनादी होती है, कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता है। उसके बारे में चर्चा यह आई कि साहब सीज फायर हो गया, सीज फायर हुआ तो देश की सरकार ने कहा कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट में हमने सीज फायर कर दिया। लेकिन जब ये जो सोशल मीडिया का पोस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, जो खुद की वाहवाही और नोबेल प्राइज की भूख में कुछ भी बोलते हुए घूम रहे हैं, उन्होंने जब कहा कि आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। मतलब हमने जब ये मामला बैठाया तो भैया दोनों हम सरपंच बन के आ गए, हमने मामले को सेट कर दिया। अब ऐसी स्थिति में अगर ये बात सही है
हम चल रहे हैं उसी दिन जिस दिन ये बात बोल रहे हैं, उस दिन अगर ये बात सही है तो इससे बड़ा देश के साथ में तो धोखा कुछ हो नहीं सकता, और देश के लिए शर्म की इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि किसी देश के दूसरे देश के राष्ट्रपति के कहने पे हमने सीज फायर कर दिया, तो फिर हमारे वचन तो झूठे हैं। सरकार से सवाल जवाब हुए, सरकार से जब विपक्ष ने सवाल जवाब किए इस मैटर पे, सरकार ने बड़ा स्पष्ट कहा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि भाई हमने जो निर्णय लिया है ये पाकिस्तान के ऑन रिक्वेस्ट पे लिया है। इस बात के कुछ प्रमाण हम यूं देख सकते हैं कि आज से लेकर, मतलब जिस समय पहली बार घोषणा हुई तब से लेकर अब तक नहीं करके 35 से 40 बार ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे मल्टीपल टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बोल चुके हैं कि भाई हमने ये सीज फायर करवाया। सिर्फ एक बार बीच में कहीं हुआ था जब वो 7 युद्ध से घट के 3 युद्ध पे आ गए थे, और 3 युद्ध भी ऐसे थे जो 30-30 साल से चल रहे हैं। वहां एक जगह थोड़ा सा बाईपास नजर आया, बाकी वापस से वही रुख अख्तियार कर लिया और बोला मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। हिंदुस्तान को क्या घाटा झेलना पड़ा। हम अगर उस बात को मान ले तो मान ले, 1 मिनट का काम था, हाँ जी बिल्कुल थैंक यू वेरी मच आपने सीज फायर करवाया, तो क्या ये 25% का टैरिफ भारत पे लगता? नहीं लगता सर। रशिया को ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं 25% टैरिफ करके, हम तो 50% के टैरिफ हम झेलते नहीं झेलते। तो वहां पे ट्रेड डील हमने नहीं की, हमने ट्रंप की इस बात को नहीं माना, हम हमारे रुख पे अड़े रहे, आज भी अड़े हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो उस मैटर में खड़ी है वो मजबूती से खड़ी है, गलत नहीं है। कारण ये है कि अमेरिका की आंख में आंख डाल करके, क्योंकि जितनी दोस्ती जिस लेवल पे मोदी जी लेके गए ट्रंप के साथ में, वो भी ऐतिहासिक ही था। एक कहावत है, संस्कृत की पंक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो हमारी सरकार ने अमेरिकी संबंधों के संबंध में अति करने का प्रयास किया, निश्चित रूप से अति की, ऐतिहासिक रूप से अति की, लेकिन जिस समय पे वो बाउंड्री खींचने की बात आई तो मजबूती से खड़े भी हो गए और रिवर्स गियर लगा करके वापस रशिया की तरफ अपने रुख को कर लिया। इस संबंध में हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी पे ही मेजरली हम एनालिसिस करते हैं। तो यहां पे अब एक विशेष बात, पाकिस्तान का जब प्रायोजित आतंकवादी हमला हुआ और पाकिस्तान डे वन से ये चीख रहा था कि हमने ये हमला नहीं किया, लेकिन देर है दुरुस्त है, इन महाराज ने भी कब बोला, फॉर्मर जब हो गए, जब भाग गए, अपने देश से भगा दिए गए, जान का खतरा आ गया, तो लगता ना कि अब अंत समय आया तो सच बोल के चलते हैं। तो सच बोलने का काम किया। एक्स पाक पीएम एडमिट्स पाकिस्तानी टेररिस्ट कैरिड आउट 26/11। ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के हमला तो पाकिस्तानी था, लोकेशंस आपके सामने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जगहों के ऊपर 3 4 5 6 जगहों के ऊपर जो बड़े हमले हुए। इन हमलों के पीछे जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था डेविड हेडली। ये डेविड हेडली का नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, ये उसका पासपोर्ट है, ये अमेरिकी नागरिक था। अब आप देखिए, हमला रुकवाने के लिए किस देश की प्राइम मिनिस्टर, किस देश की फॉरेन मिनिस्टर आ रही हैं? अमेरिका की। और मास्टरमाइंड जो डेविड हेडली है ये कहां का निकल रहा है? अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके पासपोर्ट की फोटो है ये, हेडली डेविड कॉलमैन। अब साहब ये मास्टरमाइंड ने जब बयान दिए, इसके बयान में एक नाम निकल करके आता है, और वो नाम निकल के आता है तहव्वुर राणा का। यह तहव्वुर राणा को अमेरिकी एजेंसी एफबीआई गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में चलता है प्रयास कि साहब इसको हिंदुस्तान लाया जाए। 2009 से सरकार प्रयास कर रही है और 2025 में सफलता जो है वो बड़े लेवल पे मिलती है। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि तहव्वुर राणा को हिंदुस्तान लाने की कोशिश, और अभी ये खबर जो मैं दिखा रहा हूं आपको, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज है, AIR की 11 अप्रैल 2025 की। ठीक है, बहुत नई न्यूज है 2025 अप्रैल की, कि भैया NIA कस्टडी मिल गई है। NIA कोर्ट ने इसको कितने दिन के, 18 दिन के ट्रायल पे भेजा था उस समय पे। अब ट्रायल क्या होता है? ट्रायल तो आप समझ जाइए, जब NIA ट्रायल लेगा और एक ऐसे व्यक्ति का जो जिम्मेदार रहा है इस देश के ऊपर हमला करने का, तो उसको हिंदुस्तान ले आया गया। 2009 से प्रयास चले, 2025 में सफलता होती है। अब आप एक चीज समझिए, पी चिदंबरम ने इस इंटरव्यू में भी एक ऐसी बात कही जो शायद इनको नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि जो राष्ट्रहित के मुद्दों के ऊपर आंतरिक राजनीति या राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कम से कम ना करें। क्या कहते हैं ये? इन्होंने लिखा कि तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर पी चिदंबरम ने भी कहा था कि इस मामले में पिछली सरकार भी क्रेडिट की हकदार है। मतलब ये वही चल रहा है कि भैया आखिरी समय के ऊपर घर के किसी मेंबर का शवदाह करना है, लेकिन पहले ये देख लिया जाए कि साहब हमने भी इनकी सेवा की थी, पहले कम से कम ये क्रेडिट तो हमें दे दो। अब ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को क्रेडिट देना चाहिए। क्यों भाई?
क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा एनडीए सरकार अभी जो कुछ कर रही है उसका क्रेडिट ले सकती है, लेकिन उन्हें पिछली सरकार को भी श्रेय देना चाहिए जिसने बहुत कुछ किया है। तो साहब इतनी बात सुनने के बाद में जो शब्द है बहुत कुछ किया है, ये किसी और ही अर्थों में समझ में आ रहा है कि हां साहब बहुत कुछ किया इस देश के लिए। क्या क्या कुछ किया वो तो आपके कमेंट बता देंगे। कांग्रेस ने दावा किया है कि तहव्वुर राणा को भारत लाने का प्रोसेस 2009 में यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के शासन के दौरान शुरू हुई, इसलिए एनडीए सरकार को अकेले इसका सारा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे देश की वर्तमान सरकार से कि इसके अंदर यूपीए को भी क्रेडिट शेयर दे दे, जिससे कम से कम आंतरिक राजनीति का इनको संतोष हो जाए और ऐसे मुद्दे जो छिचोरी राजनीति है जो कम से कम मेन फ्रंट के ऊपर ना आ सके। क्योंकि पी चिदंबरम की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राज्यसभा में बोलते हुए तस्वीर जिस समय सरकार यूपीआई लॉन्च कर रही थी। मैं एक मानसिकता का प्रदर्शन कर रहा हूं सिर्फ। इन्होंने कुछ बातें कही, बहुत शॉर्ट में बता दो। पहला ये बोलते हैं इस देश में आप यूपीआई लाना चाहते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सक्सेस नहीं होगा। पूछा साहब क्यों नहीं होगा? आप बोले कि पहली बात लोगों के पास में अकाउंट नहीं है, अकाउंट उसके बाद के अंदर चाहिए आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी। तो ना मोबाइल है लोगों के पास, ना इंटरनेट की स्पीड है, ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, ना आपके पास में उनके लोगों के पास में टेक्नोलॉजी है। कैसे आप सक्सेसफुल करेंगे? क्या हुआ? जनधन खुला, लोगों के पास में अकाउंट पहुंच गया, लोगों को मुद्रा लोन दिए गए, लोगों के पास में कुछ पैसे की आवक हुई, यूपीआई आया, लोगों का इंटरनेट की स्पीड आप 2G 3G 5G तक हम पहुंचे, फोन बहुत सस्ते हुए, इंटरनेट की रेट बहुत गिर गई। तो आज हिंदुस्तान में कितना बड़ा मोबाइल नेटवर्क है और आज गली गली ग्रोसरी शॉप पे भी, आप सब्जी पे भी, इवन जो आपसे सहयोग राशि मांगते हैं कि चलते हुए 1-2 रुपया 5 रुपया नहीं हो तो क्यूआर कोड वो भी दिखा देते, भैया इसके ऊपर डाल दो पेमेंट डायरेक्टली। तो जो यूपीआई है, यूपीआई बिकम्स वर्ल्ड्स टॉप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। सर फॉरेन में इवन जो बड़े बड़े इवन अमेरिका और फ्रांस के देश भी इसके ऊपर विश्वास नहीं करते कि इतना पॉसिबल कैसे है। और हम तो रोज ये पेमेंट कर रहे होते हैं, 2-2 5-5 रुपए के लिए यूपीआई पेमेंट होता है। तो कुल मिलाकर के दृष्टि का फर्क होता है सर, नजरिए का फर्क है। आज सब्जी की दुकान पे भी आपको यूपीआई क्रेडिट कार्ड, ये यूपीआई क्यूआर कोड देखने को मिलेंगे। खैर मसला सिर्फ इतना है कि विपक्ष जो वर्तमान सरकार पे सवाल खड़े कर रहा है कि भाई आपने ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर किया, ये अमेरिका के दबाव में किया, तो भारत सरकार ने गलत किया। हम भी कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ, लेकिन सरकार का जो वर्तमान स्टैंड है और जितना फर्मली मजबूती से वो खड़े हैं, हम मानते हैं शायद सरकार ने पाकिस्तान के आर्मी की रिक्वेस्ट पे ऐसा किया है, अमेरिका के दबाव में नहीं किया। लेकिन जो पी चिदंबरम कह रहे हैं इसके ऊपर विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष के प्रति आपका क्या नजरिया है? इसमें कौन सही है, विपक्ष या वर्तमान सरकार? तो दोनों के निर्णय को हम राष्ट्र के हित में देखेंगे। ना हमें फर्क यह पड़ता है कि बीजेपी की सत्ता शासन है, ना फर्क यह पड़ता है कि कांग्रेस की सत्ता शासन है। सत्ता और शासन इस देश के हक में और मजबूती में होना चाहिए। जयचंदों का कोई स्पेस नहीं है, पृथ्वीराज को सपोर्ट करना है। क्या आपको लगता है कि कौन सही है, विपक्ष या सत्ता पक्ष? कमेंट कीजिएगा। और ये एनालिसिस कैसा लगा, आपके आशीर्वाद स्वरूप वचन जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक शब्द हमें मोटिवेट करते हैं और जब आपका मोटिवेशन हमें मिलता है तो कुछ बेहतर करने को हम तैयार हो जाते हैं। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।